जानना बहुत ही मेस्मराइजिंग है, मैं कहूंगी अंग्रेजी में। बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनके बारे में आप पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए, आपको लगेगा कि बिल्कुल ऐसे ऐसे चित्र बिखरे पड़े हैं जिसके हर एक कोने से हम उदाहरण ले सकते हैं। तो ययाति एक पैराडाइम शिफ्ट था, मैं कहूंगी आज के समय के लिए, जिसने एक ऐसी समाज के सामने जिसे 5 साल लगे वंचित होने में, लेकिन बाद में ये सच्चाई समाज में नजर आने लगी तो लोगों को स्वीकार करना पड़ा। तो ये बात थी। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी क्योंकि हैवदन एक ऐसा नाटक है जिस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं आई उस समय, ऐसा एक सर्वे कहता है। साथ ही साथ विदेशों में भी बहुत जो है वो उसने प्रसिद्धि पाई। तुगलक और हैवदन ये दो ऐसे नाटक थे जिन्होंने कर्नाड जी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी है। और इसमें से पहले मैं लेती हूँ हैवदन, और हैवदन 71 में ये नाटक बाहर आए। और इसमें इन्होंने फिर से एक बार हैवदन को अगर मैं कहूँ तो ये लोक साहित्य पर इन्होंने लिया है, पारंपरिक कहानी के आधार पर इन्होंने। इसमें भी देखिए ययाति में भी स्त्री पुरुष और का संबंध अलग ढंग से प्रस्तुत किया था, इसमें भी इन्होंने एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है हैवदन में इन्होंने। और इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने ये जो कथानक लिखा है, इसकी जो वैचारिकता है उसको इन्होंने लिया है थॉमस मान से। थॉमस मान एक बड़े नाटककार हुए हैं, ट्रांसपोज्ड हेड उनकी पुस्तक है। उस पुस्तक से वो वैचारिकता इन्होंने ग्रहण की है इस त्रिकोणीय प्रेम कथा के नाटक को लिखने में। और हैवदन में दो चीजों के बारे में इन्होंने टकराहट दिखाया है, एक है देह, दूसरी है बुद्धि। देह और बुद्धि के बीच जो एक द्वंद्व है, और उन्होंने उसको किस बिंब में उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, देह पुरुष को देह से प्रतीकात्मक दिखाया है और बोध से स्त्री को प्रतीकात्मक दिखाया है, और उन दोनों के व्यंग्य को इस नाटक में प्रस्तुत किया है। और इनका स्त्री जीवन का जो आंतरिक संघर्ष है वह इसी संवेदना का एक रूप है, और उसी को उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, इस नाटक में जो कथानक है, कहानी जो आती है, वो उससे भेदती है। और एक और बात विशेष रूप से उन्होंने इसमें बताई है, उन स्त्री पुरुष के जो त्रिकोणीय प्रेम है, एक दूसरे के अलावा जो एक प्रेम और देह और बुद्धि का जो एक द्वंद्व है, उसके बीच उन्होंने ये बताया कि ये जो भी द्वंद्व है ये आत्मसंघर्ष ही है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो हर व्यक्ति अपने आगत और विगत का जो भी उपलब्धि है या जो भी वो प्राप्त करना चाह रहा है, उसमें हर एक का अपना आत्मसंघर्ष जुटा हुआ है, ये भी कहूंगी। हम सभी अपने लिए संघर्ष करते रहते हैं विभिन्न रूपों में, चाहे स्तर कोई भी हो, परिवार हो, समाज हो, देश के स्तर पर, कहीं भी किसी भी स्तर पर हम हो, लेकिन वह एक प्रकार का आत्मसंघर्ष ही होता है। कर्नाड ने ऐसे जटिल विषयों पर, ये एक बहुत बड़ा जटिल विषय था, इसको आप जब विस्तार रूप से पढ़ेंगे और इसमें पात्रों के अनुसार जब हम अध्ययन करेंगे तो हम इसकी मनोवैज्ञानिकता को समझने में सक्षम होंगे। मुझे लगता है कि हैवदन पर ही एक लेक्चर अगर होगा तब जाके हम समझ पाएंगे कि कैसे कहानी के द्वारा इसमें इस मनोवैज्ञानिकता को वो बाहर लाने में सफल हुए हैं, कि इस द्वंद्व से हम बाहर आ सकते हैं या मुक्ति पा सकते हैं। और वह भी लोक नाट्य शैली से, लोक साहित्य से उदाहरण लेकर के उन्होंने हमारे सामने इस आधुनिक रंगमंच के लिए उन्होंने ये कथानक तैयार किया है। उसी तरह से अग्नि बरखा भी, आप ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा, अधिक से अधिक
इनकी जितने भी नाटक हैं ज्यादातर रूप से पौराणिक कथाओं से ही लिए गए हैं। लोक साहित्य से और पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं कि जैसे कि अगर ये कहा जाए लोक साहित्य से, देखिए हयवदन और नागमंडल लिया गया है, और पौराणिक में अगर कहूं तो मानिषाद, ययाति और आपके ये नाटक आते हैं, अग्नि और बरखा ये आते हैं, अग्निमत्तु मणे हमने जिसको कहा। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर अगर हम जाएं तो वहां हम पाते हैं तुगलक, तालेदंड और टीपू सुल्तान। ये 3 ऐसे नाटक थे जो इतिहास के नायकों से इन्होंने लेकर के अपने नाटक का नायक बनाया है। तुगलक तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नाटक है, और एक तरह से कहा जाए तो इसका नायक एब्सर्ड मनोवृत्ति वाला है। मैं एक और यहाँ पर एक चीज बताऊंगी। हमारे यहाँ एक बहुत वरिष्ठ कन्नड़ के, हिंदी और कन्नड़ के कथाकार हुए हैं, हिंदी के भी अनुवादक भी रहे, कथाकार भी हुए, श्री चंद्रकांत कुसनूर। पिछले हफ्ते उनका देहांत हो गया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विसंगत कहते हैं कन्नड़ में, हिंदी में कहते असंगत, एब्सर्ड ड्रामा उन्होंने पहले शुरुआत की कर्नाटक में, कन्नड़ साहित्य में। मैं एक बार नाम फिर से बोलिए। चंद्रकांत कुसनूर इनका नाम है, चंद्रकांत कुसनूर। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एब्सर्ड ड्रामे की पहली शुरुआत की। उन्होंने पहले लिखा और बताया ऐसा भी कोई व्यक्तित्व होता है। ये पहले व्यक्ति थे। कर्नाड जी की तुगलक की अगर मैं बात करूं, उससे पहले ही उन्होंने लिखा है ये नाटक, चंद्रकांत कुसनूर जी ने। तो बात करूं तो ऐसे ही एक एब्सर्ड नायक को वो लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और उसके द्वारा वो बताते हैं कि समाज में अलग होना गलत नहीं, अलग सोचना गलत नहीं है। कैसे वो अपने आप को पोषित करता है, अपने ही विचारों को सच मानता है, बावजूद इसके कि वह अपने ही उन विचारों के तले अपना नुकसान कर बैठता है। तो किस तरह से उन्होंने इस नाटक में उस नायक को उभारा है, यह बहुत दिलचस्प है। इस नाटक की ओर बढ़ूंगी। इसके अलावा एक नाटक जो हमारे कर्नाटक के एक बहुत बड़े क्रांति से संबंधित है, सामाजिक क्रांति कहूंगी जिसको मैं, महात्मा बसवेश्वर जी ने 12वीं शताब्दी में किया था यहाँ पर, जाति के विरुद्ध, लिंग भेद के विरुद्ध, वर्ग भेद के विरुद्ध। उस पर इन्होंने ये नाटक लिखा, तले दंड, जो कि 1990 में आई कर्नाटक की ये नाटक, और इसको अकादमी का पुरस्कार भी मिला। और उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक क्रांतिकारी जब समाज को बदलने के लिए आगे आता है और आदर्श बनकर आता है। 2 तरह के हम क्रांतिकारी देखते हैं, कहते हैं क्रांतिकारी, या दिखते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं। एक वो जो केवल अपने अनुभव के द्वारा कहते हैं कि ये चीज होना चाहिए और आगे कूद पड़ते हैं आंदोलन। एक वो होते हैं जो अपने जीवन को ही क्रांति बना के रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। और मुझे लगता है महात्मा बसवेश्वर अपने किशोर अवस्था से ही उन्होंने इस क्रांति को अपने जीवन में पहले सूत्रपात किया, उसके बाद सामाजिक जीवन में उन्होंने उसको हस्तांतरित किया, उसको दिया लोगों को, इस क्रांति को। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसमें एक सीख भी है। देखिए सीख कैसी है कि इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा क्रांति, जहां जाति और वर्ग का भेद मिटा करके लिंग भेद, विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों का अनुभव मंडप की स्थापना की जिस बसवेश्वर ने, जहां सारे लोग वहां बैठे और वहां पर एक साथ सामाजिक चर्चाएं और दार्शनिक चर्चाएं और धार्मिक चर्चाएं होती रही। और एक दिन उसी जगह को छोड़कर बसवेश्वर को निकलना पड़ा, क्योंकि समाज का इतना विरोध शुरू हुआ। और जिस राजा के आश्रय में थे महात्मा बसवेश्वर, उस राजा की हत्या हो गई। तो उस कहानी को आधार बनाकर रक्त कल्याण करके हिंदी में है, जिसका मंचन हुआ है, वो उसको यहाँ पर तले दंड हम कहते हैं, कन्नड़ में उसको रक्त कल्याण हिंदी में कहा गया है। तो इसका भी बहुत, मेरे ख्याल से बहुत सारा मंचन हुआ है, विभिन्न
राज्यों में और प्रदेशों में हुआ है। और इसमें यही सीख है कि समाज को साथ लेना बहुत आवश्यक है, समाज तक अपनी बात पहुंचा करके बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। ये एक सीख इस नाटक से हमें मिलती दिखाई देती है। तो कर्नाड जी का जो ये एक यात्रा है, ये जो लेखन की यात्रा है, ऐसा कहा जाता है कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, बहुत ज्यादा समय पार्टियों में या कहीं और गुजारा नहीं करते थे। बड़े पैशनेट राइटर, जिसको कहते हैं बहुत समर्पित लेखक। केवल लिखना या पढ़ना, लिखना और पढ़ना, ये बहुत हमेशा उनके मस्तिष्क में नाटकों के, रंगमंच के, उसके अपलिफ्टमेंट, जिसको हम कहते हैं सुधार के लिए, उसके नएपन के लिए, उसमें अत्याधुनिकता के लिए हमेशा प्रयासरत दिखाई देते रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा उनका 4 दशक से भी ऊपर का आप एक्टिव, जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा वो गतिविधि में रहे, नाटकों के लेखन से लेके, निर्देशन से लेके, आप अगर उसको खंगालेंगे तो आप देखिएगा कि वो कितनी यात्राएं वो करते थे। दिल्ली, पटना, कहाँ जहां जहां होती थी वहां वो जाते थे, जहां जहां उनके नाटकों का निर्देशन होता था। विशेष रूप से इब्राहिम अलका जी का मैं यहाँ पर जरूर नाम लेना चाहूंगी, जो मणिपुर के थे। उन्होंने उनके कई नाटक निर्देशित किए हैं दिल्ली में। और प्रसन्ना जी थे, प्रसन्ना, उन्होंने भी बहुत सारे नाटक उनके साथ निर्देशित किए हैं। श्रीराम सॉरी बीवी कारंत तो थे ही, उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जब तक वो जीवित रहे, कर्नाड जी के साथ रहे। और उनके हर नाटकों में कहीं पटकथा लिखा, कहीं अनुवाद किया, कहीं निर्देशन दिया, कहीं संगीत भी दिया, यह भी काम उन्होंने किया है। इन्होंने एक दो ऐसे नाटक है जिसको इन्होंने स्वयं निर्देशित किया है, जैसे कि मैं बता रही थी अनंत मूर्ति जी का संस्कार, वह फिल्म इन्होंने खुद जो है प्रोड्यूस किया, इन्होंने निर्देशन तो किसी और ने किया है। और उसके लिए इन्होंने पटकथा भी लिखी और एक्टिंग भी किया है। इसके अलावा हम लोग निशांत और स्वामी में उनको तो देखते ही हैं अभिनेता के रूप में। एक और महत्वपूर्ण इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया, वो था आगुम्बे। यहाँ एक जगह है श्रृंगेरी के पास, वहां पर शूटिंग हुई थी मालगुडी डेज, आर के नारायण जी की पुस्तक पर। और उसमें भी इन्होंने बहुत ही कह सकती हूँ अद्वितीय रूप से अभिनय किया है, और उसके क्रिएटिव टीम पे भी ये रहे। और हम उसमें उनका पात्र तो देखते ही हैं वहां पर भी। तो इस तरह से ऐसे जो भी नाटक हो, सीरियल हो, इसमें इन्होंने अपने योगदान तो दिए ही हैं। अलका जी के अलावा श्यामानंद जी, जालान, इसके जालान जी, ये सारे लोग इनके निर्देशन में इनके साथ रहे। एक और बात कहूंगी कि मोहन राकेश जी से इनकी बड़ी निकटता थी। ऐसा कहा जाता है कि लहरों के राजहंस जब राकेश जी ने लिख के पूरा किया तो कहते हैं पांडुलिपि उन्होंने पहले कर्नाड जी को दी, छपने से पहले पांडुलिपि उनको दी कि आप देखिए और बताइए कि ये कैसा नाटक है। तो उनके सारे नाटक, उनकी जब उनकी आधे अधूरे नाटक जब मंचित हुआ तो वो सामने बैठे थे। ऐसा कई जगह हमारे यहाँ कन्नड़ के लेखों में मिलता है कि उन्होंने मोहन राकेश जी, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जी के उनकी कलात्मकता में भी अपनी हर जगह जो है उपस्थिति दर्ज कराई है। उनके साथ, उनके बीच बैठकर परिचर्चाओं में खुद को भी समृद्ध किया, और हमें तो उन्होंने किया ही है अपने लेखन के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा उनसे भी समृद्ध हुए। तो ये एक छोटा सा फ्रेम मैंने खींचा आपके सामने। और जो कुमार स्वामी कंबाल जी के जिस नाटक से इनकी पहचान आगे बढ़ी, अगर
गोकाक जी का अगर छोड़ दूं, कॉलेज के समय से अगर शुरू करूं तो लंकेश, पी लंकेश बड़े रंग निर्देशक रहे, उनकी संक्रांति जो नाटक थी वो, और एक ग्रीक नाटक था वो, इन तीनों से वो जो आगे बढ़े अभिनय के क्षेत्र से और नाटक लेखन के क्षेत्र में जो आए, उसमें वो फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा उन्होंने। और अंत में उन्होंने एक किताब लिखी है, आड़ाड़ता आयुष्य, इसको कन्नड़ में कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि खेल खेल में जीवन बीता। ये उनकी बायोग्राफी है जो कन्नड़ में उन्होंने जाने से पहले, कुछ वर्ष पहले लिखा है। और उसमें उन्होंने अपने नाट्य लेखन के सारे संदर्भ, अपने संघर्ष, अपने उस हर एक नाटक के निकलने के बाद जो उनको प्रशंसाएं मिली, उसकी जो उसके बारे में जो छपा, वो सब कुछ उन्होंने वहां पर बताने की कोशिश की है। विशेष रूप से अपने पारिवारिक परिवेश को भी उन्होंने वहां उद्धृत किया है। धारवाड़ में वो करीब 16-17 साल रहे। वहां पर धारवाड़ में भी वहां एक मनोहर ग्रंथमाला है जो कि सोल पब्लिशर है कन्नड़ के, उनकी सारी किताबों को वही छापते थे। चाहे वो अमेरिका में बैठ के लिखें, बैंगलोर में बैठ के लिखें, मुंबई में भी रहे, वो दिल्ली में भी रहे, जब संगीत नाटक अकादमी में वो वहां पर निदेशक थे, अध्यक्ष थे जब, तो वहां से लिखें, लेकिन उनके सारे नाटक उन्होंने प्रकाशित किए हैं। उनके बड़े ही जो है करीबी संबंध है। मुझे लगता है कि उनके मित्रों में वही एक अब रह गए हैं जो प्रकाशक हैं, रमाकांत जोशी उनका नाम है। इसके अलावा कुछ उनसे थोड़े जूनियर 2-4 और कन्नड़ के बड़े लेखक हैं जो अभी हैं, जिनसे मैं मिल रही हूँ, जिनसे मैं जो है उनके अनुभवों को ले रही हूँ। वो लोग हैं जो उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। गीतांजलि जी। हाँ जी। एक चीज ये बताना चाहूंगी, गिरीश जी का नाट्य लेखन के प्रति एक बात पर उनका बड़ा जोर था। वो कहते थे नाटक की भाषा और अभिनय में अंतर नहीं होना चाहिए। नाटक की जो भाषा है और अभिनय है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, भाषा ही अभिनय बनकर प्रकट होना चाहिए। तो उन्होंने अंत तक अपने निर्देशन में, अपने अभिनय में उन्होंने इस बात को करके दिखाया है। जी कहें। बहुत कुछ जानने और समझने को मिला, धन्यवाद आपका। यदि कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हाँ जी कहें। मैडम ओम पारिक। जी 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 सर, नमस्कार। मैं कलकत्ता में कई बार कर्नाड साहब से मिला हूँ। प्रतिभा जी अग्रवाल ने बुलाया था उनको, श्यामानंद जी ने सारे प्लेस किए ही होंगे। हाँ। मुझे ये जानना था, एक बार एक दुबे जी अपना नया नाटक लेके आए थे, रक्त बीज। उस वक्त कर्नाड साहब भी आए थे। बड़ा लंबा नाट्य लेखन को लेके बहुत बहस हुई थी। उस वक्त उन्होंने घटश्राद्ध को लेकर, अनंत मूर्ति जी का वंश वृक्ष को लेकर, भैरप्पा जी का, इनका काफी जिक्र किया था। तो इनसे क्या वो कुछ कहीं हद तक प्रभावित थे? मतलब ये मेरे को भैरप्पा जी और अनंत मूर्ति जी का, उन्होंने घटश्राद्ध को और वंश वृक्ष का काफी कहा था कि भी हमारे देश में इस तरह से इस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि वो पौराणिक और लोक कथाओं पे बहुत जोर देते थे। तो ये थोड़ा सा जानना था कि अगर आपकी जानकारी में ये कर्नाड जी उनसे प्रभावित थे या नहीं, ये आप जानना चाह रहे हैं? उनके जी लेखन से। देखिए मैंने पहले ही बताया कि अनंत मूर्ति जी की जो फिल्म थी उस पर उन्होंने पहले ही अभिनय किया था। पहला उनका अभिनय उसी फिल्म से शुरू हुई। अनंत मूर्ति जी की उस उपन्यास से उसको नाटक रूप दिया गया, और चूंकि वो उपन्यासकार थे। जहां तक भैरप्पा जी और किसका आपने नाम लिया? भैरप्पा जी और अनंत मूर्ति जी। जी बिल्कुल। भैरप्पा जी तो अभी हैं, जूनियर रहे वो। भैरप्पा जी तो जूनियर थे। अनंत मूर्ति जी समकाल ही थे।
कुछ 4-1 साल का उनका अंतर था, अनंत मूर्ति जी का और हमारे कर्नाड सर का। तो इस तरह से विशेष रूप से अगर जहां तक मैंने कर्नाड जी को पढ़ा है और अनंत मूर्ति जी को पढ़ा है, इसमें मैं एक चीज जरूर देखती हूँ कि अनंत मूर्ति जी भी पौराणिक कथाओं से ही, पौराणिक परिवेश से ही कहानी उठाते थे और उसी परिवेश उठाकर आज के समय से जोड़कर वो दिखाते थे कि कहाँ-कहाँ विकृतियां हैं, कुरीतियां हैं, कहाँ-कहाँ हैं। ये अनंत मूर्ति जी का अपना एक स्टाइल था कहने का, और बड़े बेबाकी से वो उपन्यासों में झोंक देते थे कि देखो यहाँ गंदगी है और इसे इसका ये रिजल्ट आ रहा है और इसको इस तरह से समझना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रभावित तो थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करने में ज्यादा सशक्त थे कर्नाड। क्यों? क्योंकि उनके पास नाट्य तत्व थे। नाट्य तत्व अभिनय की नहीं कह रही हूं मैं, लेखन के तत्व की बात कर रही हूँ। वह जो एक लेखन का जो नाट्य तत्व होता है, जो अभिव्यक्ति जो उपन्यास की होती है और नाटक की होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। और मुझे लगता है कि जो बात अनंत मूर्ति जी कहने के लिए शायद 20 पेज लगाते, मुझे लगता है कि 5 पेज के अंदर कर्नाड कह गुजरते थे। तो कुछ ऐसा अंतर है। लेकिन हाँ, आपका कहना सही है कि अनंत मूर्ति जी का जो वैचारिकता थी, वो कर्नाड जी ने उनसे भी ग्रहण किया है, वो लगभग समान ही थी। तभी उन्होंने एक्टिंग भी की है उनके फिल्मों में भी, जैसे घट श्राद्ध वगैरह हुआ, या संस्कार जिसकी बात कर रही हूँ मैं अभी, अनंत मूर्ति जी के जिस उपन्यास की बात कर रही हूँ, संस्कार, जो फिल्म बनी, मैं आपको बताऊं, प्रोड्यूस भी हमारे कर्नाड जी ने ही किया। उस फिल्म का प्रोडक्शन भी उन्होंने ही किया था। तो इस तरह से वो प्रभावित थे डेफिनेटली। और हाँ, तरीका अलग था अभिव्यक्ति का, डेफिनेटली तरीका अलग था। बैरप्पा जी के लिए मैं कहूंगी, हाँ जी बताएं। नहीं, जी शुक्रिया बताएं। इसलिए ही जी जी, नहीं, बस यही बैरप्पा जी को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से देखती हूँ। उनको मैं एक तरह से कहूँ तो वो मैं कहूँ तो एक तरह से समन्वित करके चलने वाले विचारधारा के एक लेखक के रूप में उभरे हैं। वो एकदम से वो ये नहीं कहते कि यहाँ बुराई है तो हटा दो, मिटा दो, निकाल दो, नहीं। वो कहते हैं कि उसको भी देखो, उधर भी देखो, इधर भी देखो। कुछ ऐसा उनके विचारों का जो एक साम्यता है, वह सभी तरफ देखकर चलने की साम्यता मुझे दिखाई देती है। जैसा कि उनका पर्व अगर आप पढ़ें बैरप्पा जी का, या और भी उनकी छोटी छोटी कहानियां भी आप पढ़ेंगे, तो आपको उससे अंदाजा मिलेगा। मुझे लगता है कि कर्नाड जी नाटक में और कहानियों में बैरप्पा जी बड़े ग्लोबली और उनकी अधिकांश कहानियां अनुवाद हो चुकी हैं विभिन्न भाषाओं में। तो डेफिनेटली कर्नाड उनसे भी सीखे हैं वो टेक्निक कि कैसे लोगों तक अप्रोचेबल बना जा सके। ये बहुत जरूरी होता है कि हम लिखने के लिए तो लिख बैठते हैं और शायद बहुत अच्छा ही लिखे होते हैं, लेकिन अगर वो अप्रोच नहीं कर पाया, यानी लोगों तक पहुंच नहीं पाया, लोगों को छू पाया, तो शायद वो लेखन कोई और लेखन की तरह रह जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना संतुष्ट कर पाई हूँ ओम पारिक सर जी, लेकिन कोशिश जरूर की है। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। जी 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 जी, जी बिल्कुल। किसी के पास है कोई सवाल? नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मेरा नाम सौरभ है जी। गिरीश सर की एक मूवी है ब्रह्म्स वृक्ष और एक वृक्ष, हाँ, वो मूवी और थोड़ा नागमंडला के बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में बता देंगे क्या, थोड़ा सा? अच्छा, नागमंडल के बारे में? हाँ
देखती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत जरूर प्रकाश डाल सकती हूँ। देखिए, नागमंडल जो नाटक है वह लोक साहित्य से, लोक से कहानी ली गई है। ये पौराणिक पात्र नहीं है इसमें, जैसे है वदन है वैसे ही, और मेरे ख्याल से मानिषाद भी वैसा ही है। दोनों ही इसी तरह के नाटक हैं। इनमें दो विरोधी दृष्टिकोणों को दिखाया गया है। आपने क्या पूछा है? वंश वृक्ष तो फिल्म है ना? यस मैम। हाँ, तो आप उसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं? यस मैम। और आप अच्छा, वंश वृक्ष तो ख्याल से उनकी डायरेक्ट की हुई मूवी है। हाँ, डायरेक्ट की हुई मूवी है। तो आप क्या कहानी जान? मैम हम कहानी अनंत और गिरीश जी का है। मैम मैं जी। चाहूंगी कि आप फिल्मों का ना लें। हम अभी गिरीश जी और उनके लेखन पे बात कर रहे हैं, तो ये फिल्मों पे और ये कहानी पे ना उलझे, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें भी है, और नागमंडल और ययाति जो है वो हम खुद पढ़ के जान सकते कहानी। हम उनके लेखन पे बात कर रहे हैं। नागमंडल की कहानी आप पढ़िए, बहुत आसानी से उपलब्ध है, और इसमें मुक्त संबंध की बात की गई है। देखिए, इनके गिरीश कर्नाड के व्यक्तित्व को समझने के लिए ही मैंने इतनी उसके परिवेश को आपको बताने की कोशिश की है कि वो एक ऐसे नाटककार हैं, लेखक हैं, अभिनेता है, जिनके सामने वर्जनाएं, जो हमारी वर्जनाएं हैं, हमारे समाज की वर्जनाएं जो हमारे सामने हैं, उन वर्जनाओं को वो तोड़ते हैं, उन वर्जनाओं को वो परे हटाते हैं, और बड़े उन्मुक्त रूप से जीवन को बिल्कुल प्राकृतिक रूप से लेने के पक्षधर हैं। और उसी रूप में उन्होंने हर जगह संबंधों को सही और गलत ठहराने की कोशिश की है। इसीलिए मैंने ऐसा ही दो उठाया, मैंने एक हैवदन उठाया, एक ययाति उठाया। दोनों ही संबंधों, दोनों ही जगह जो एक स्त्री पुरुष के संबंध हैं, उनके बीच उन्होंने एक समानता, समत्व, एक समान प्रतिष्ठा की बात की है। वहां पर पुरुष के लिए जो चीज वर्जित है वो स्त्री के लिए भी वर्जित होनी चाहिए, जो स्त्री के लिए वर्जित है तो पुरुष के लिए भी वर्जित होनी चाहिए। ऐसा ही एक विचार उभर कर यहाँ सामने आता है। अगर नागमंडल की बात करें तो वह भी ऐसा ही है, और उन्होंने इसमें काम वासना की संकीर्णता या उसकी अनिवार्यता के बीच के द्वंद्व को उभारा है नागमंडल। अगर आप देखें तो आप कहानी पढ़ लीजिए। अगर फिर कभी कोई व्याख्यान होगा तो डेफिनेटली इस पर अगर बोलना होगा तो मैं डेफिनेटली उसके जो भी बिंदु है, उन्होंने किन बिंदुओं पर स्ट्रेस किया है ज्यादातर रूप से, आप किस बिंदु पर अटके हैं, आपने कितना समझा है, नहीं समझा है, ये समझकर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो विशेष रूप से इसमें जो मनुष्य की एक स्वाभाविक इच्छा है, शरीर की इच्छा, काम की इच्छा, उसके ऊपर उनका अपना एक इंटरप्रिटेशन है, उनकी अपनी एक व्याख्या है, जो कि उन्होंने लोक से कहानी लेकर के यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जी थैंक यू। हेलो मैम। नमस्कार मैम, मेरा नाम नरेंद्र होटवानी है। मुझे एक चीज पूछनी थी। आपने एक चीज मेंशन करी थी कि जो नाटक की भाषा है और जो प्ले की जो भाषा है, जो नाटक, एक तो नाटक की और नाटक करने की जो भाषा है वो सेम होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप मुझे दे सकते हैं मैम, उसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। भाषा से मतलब लैंग्वेज राइटिंग की बात नहीं हो रही है। भाषा से मतलब है लहजा। लहजा कहने का मतलब है, अगर मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि नाटक की भाषा और अभिव्यक्ति में अंतर नहीं होना चाहिए।
तो यानी जो लिखा है, जैसे कि कोई डायलॉग लिखा हुआ है, उस डायलॉग की जो अभिव्यक्ति है जो वहां पर, उसका उसी रूप में होना चाहिए। अब जैसे आमतौर पर किसी को रावण बनना है तो वो रावण ही बनता है, रावण का ही डायलॉग बोलता जरूर है, लेकिन उसकी जो भावाभिव्यक्ति है वो उसी रूप में आनी चाहिए, उस भाषा को उसी रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। अभी अभी मैं आपको बता रही थी कि उन्मुक्त विचारधारा के लेखक थे कार्नाड, और अगर मुझे किसी डॉन का परिचय देना हो, अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर डॉन का कॉन्वर्सेशन अगर करवाना हो, दो अगर लोग आपस में बातें कर रहे हो, तो वो किस भाषा में बात करें? वही भाषा। उसी तरह से गांव की अपनी राजनीति होती है, अपने खेमे होते हैं, उनके अपने, वहां के गुंडे अगर बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? तो जो आप लिखते हैं और जो आप बोलते हैं उनमें समानता होनी चाहिए, यही उनके कहने का मतलब। अगर गाली है तो गाली ही देना है। भाषा का कहने का मतलब यहाँ ये हुआ, यानी अभिव्यक्ति कैसी आप कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं वही अभिव्यक्ति। अगर आमतौर पे हमारे यहाँ अगर मैं सही आंक रही हूं, यहाँ और भी बहुत से विद्वान हैं, सुन रहे हैं, वे बताएंगे मुझे कि साहित्य में अगर गालियों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनके आलोचनाएं होती, या उसको उसमें अगर उन्मुक्त भाषा का प्रयोग होता है, भाषा कहने का मतलब है हमारी अभिव्यक्तियां, तो अभिव्यक्ति को कर्नाड चूंकि स्वतंत्र विचार धारा के अपने लेखक रहे हैं, तो वो ये मानते रहे हैं कि जो हम जिस कैरेक्टर में है उसकी वही भाषा होनी चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति भी वही होनी चाहिए। थैंक यू मैम जी। अगर मैं गलत हूं तो कोई मुझे करेक्ट कर सकता है, और अगर आप कर्नाड को पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आप उतने ही स्वतंत्र विचार के होते चले जाएंगे। ये भी एक तरह से मैंने शुरू में कहा था मेस्मराइजिंग, ये हिप्नोटाइज टाइप का है, क्योंकि कर्नाड ने अपना पूरा जीवन भी वैसे ही जिया है, और उन्होंने किसी के दबाव में कोई जीवन नहीं जिया, किसी नियम में उन्होंने अपने आप को कहीं दबाया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सृजनात्मक रचनात्मक जीवन जिया है। जो उन्होंने दिया है उसको सोचने के लिए मजबूर करता है, हम बार बार सोचते रहे, क्योंकि एक समाज एक दिन में बदलता नहीं है, या किसी का स्वभाव एक दिन में हम नहीं बदल सकते, तो ये परिष्करण होता रहता है, कहते रहने से, करते रहने से होता रहता है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये आगे चलता रहता है। जी मैम। मैम क्या मैं इसको मंटो से रिलेट अगर करूं हल्का सा, क्योंकि जो वर्डिंग्स आपने यूज करी है अभी की एक फ्रीडम होती है जो वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने यूज किया, बहुत सही। मंटो, हाँ, अगर मैं मंटो को उठाऊं तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो लेख थे उनके भी ऐसे ही थे, वो बिल्कुल मंटो में और कर्नाड में एक मुख्य, एक मैं सिर्फ एक अंतर देखती हूँ उसमें। मंटो जो है वो हमारे बीच से कहानी उठाते हैं, कि कैरेक्टर उठाते हैं हमारे बीच से, समाज से, एक छोटे से छोटे तबके से, बीच से उठाते हैं, बहुत साधारण सी अभिव्यक्ति, एक मजदूर, एक कोई मतलब किसी भी तरह की, कोई स्त्री, कोई पुरुष, वहां से कहानी उठाकर वो हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन कर्नाड विशेष रूप से चुनते हैं विषय, हिस्ट्री के अंदर ज्यादा, जिस तरह से आपने बताया वो वहां से निकाल कर काटने की कोशिश करते हैं। मैं यदि इसको कहना चाहूंगी तो हम ये कह सकते हैं कि मंटो समाज की विसंगतियों को रेखांकित करते हैं, जबकि गिरीश कर्नाड साहब जो है वो मनोवैज्ञानिक परतों को खोलते हैं। हाँ, नहीं, इसमें एक चीज ये देखना होगा कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा भारतीय समाज अपने पूर्व के जितने भी दर्शन हैं, जितने भी सामाजिकताएं हैं, उन पर हम बहुत कायम रहते हैं, या उनको हम पालन करते चले आते हैं और आसानी से हम नहीं छोड़ते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जहां से वैचारिकता शुरू होती है, वहां अगर हमें कुछ सुधार करनी है, वहां गलती है, वहां कुरीति है, कुविचार है, तो हमको वहां से जड़ से देखना पड़ेगा। तो ये काम कर्नाड ने किया है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि उन्होंने उस जड़ को पकड़ा, वहां से जहां से वो वैचारिकता शुरू होती है,
समाज के इन कुरीतियों की, इन कुप्रथाओं की जहां से शुरू होती है वो वहां से उठाते हैं और वहीं से कि लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम शायद वहां से ज्यादा समझ लेते हैं रादर देन कि किसी और की कहानी सुनकर हम अपने को जो है बदल सके। मुझे ऐसा लगता जी। हयवदन आने के कई सालों तक जनमानस उसको स्वीकार कर ही नहीं पा रहा था। वो अपनी ही अंतर्मन की बात जो सत्य है उसे स्वीकार करने में ही कितने साल लगा दिए थे। वही मैंने कहा ना, तो ये इतना आसान नहीं है कि कर्नाड जैसे आप पौराणिकता में उतर जाइए, आपके कितने विरोधी होंगे आप सोचिए, आप कैसे छू सकते, कर्नाड साहब कैसे आप उसके अंदर जा सकते हैं। कर्नाड साहब तो कितना थरो होना होगा। जी जी जी, कर्नाड साहब कितना थरो होना होगा भारतीय समाज को समझने के लिए, भारतीय विचारधारा को समझने के लिए कितना थरो होना होगा कि वो समय और था, ये समय और है, उसको लेकर के यहाँ तक अब और एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते हैं। अब नया, हमें नए दृष्टि से देखना है, तो वो नया दृष्टि ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि है जो आपने भी कही, और उसी के लिए वहां से उठाते हैं, वहां से वो कैरेक्टर उठाते हैं और हमारे सामने सीधे रख देते हैं। और आप उनके नाटकों को देखिए, उसके सारे कैरेक्टर आज सच दिखाई देंगे आप। जब उन्होंने लिखा था शायद उतने नहीं थे हमारे पास उदाहरण, लेकिन आज शायद ज्यादा मिले। जी जी, कर्नाड साहब को जितना मैं पढ़ती हूँ या जितना वो मुझे टच करते हैं, मैंने उनके लेखन में ये बात जाना है कि उनका लेखन विरोध, सहमति और स्वीकार्य, ये 3 स्टेज पे चलता है। वही बात, सबसे पहले भयंकर उनका विरोध किया जाता है, फिर हाँ ठीक है, और फिर उसको स्वीकार किया जाता है। क्योंकि तब तक देखिए, ये कितना बड़ा उदाहरण है कि जब तक लोग विरोध करें, फिर स्वीकार करें और फिर देखें कैरेक्टर, तब तक समाज में वो कैरेक्टर दिखाई देने लगता है। जी जी, मतलब वो पाने लगते हैं ज्यादातर रूप से, भरमार रूप से। कर्नाड ने शायद देखा होगा 4 कैरेक्टर कहीं लिख दिया होगा, समझ लीजिए एक उदाहरण के लिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा हमारे समाज में दिखने लगती हैं तो हम स्वीकार करते हैं। आज अगर मैं एक बात कहूं, किन्नर विमर्श पे इतनी बातें हो रही हैं, आज से 40 साल पहले कौन मानता था इसको? कुछ कोई मानता था? कोई नहीं। आज उस पर फिल्में बन रही हैं, आज लिखे जा रहे हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं, यह भी एक तबका है जिस पर हमको संवेदना रखनी है, संवेदनशील होना है, ये हमारे घर में भी हो सकते हैं। ये अस्वीकार करने में कितना मुश्किल था समाज को, ये आप सोचिए। कितनी फिल्में बनानी पड़ी, कितने नाटक खेलने पड़े, कितने उपन्यास लिखने पड़े, तब जाके अब भी शायद पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकृति है, लेकिन अब कम से कम मानवीय शरीर की सच्चाई है, वे हमारे समाज के अंग है। जी बिल्कुल। और कोई इन पे तो जितनी बात करी जाए या जितना बहस करी जाए वो चीजें उतनी खुलती चली जाती है। नो डाउट गिरीश साहब जो है वो अपने से 20 साल आगे का सोचते और लिखते थे, और उन्होंने समाज की उन चीजों की परतों को उठाया है जिन पे हम बात करना पसंद नहीं करते। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि समय खत्म होने वाला है, और रियली बहुत अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यदि हम आगे चाहेंगे तो एक किसी नाटक के ऊपर हम क्लास कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, अवश्य। मैं भी आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ, जितने भी हमारे विद्वान लोग सुन रहे हैं, जितने भी शोध विद्यार्थी या जो भी पढ़ रहे हैं नाटकों को, वो सुन रहे हैं, और उनके